नमस्कार। आज हजारी प्रसाद रेड्डी जी के जन्म दिवस पर इस स्मृति व्याख्यान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कला निधि विभाग की ओर से आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में जो भी विचारों का मंथन होगा, निस्संदेह यह मंथन पूज्य गुरुदेव आचार्य हजारी प्रसाद रेड्डी जी के विद्यासागर की तपोभूमि का तीर्थ स्थल के रूप में निर्माण करते हुए संपन्न होगा और सभी के लिए सुनिश्चित शिक्षा प्रदान करने वाला भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद रेड्डी जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के साथ साथ मौलिक निबंधकार, उपन्यासकार, जिनके लेखन में भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य एवं ज्योतिष साहित्य के विविध धर्मों और भाषा का वैशिष्ट मिलता है। आचार्य रेड्डी जी का साहित्य आत्मा के गूढ़ मर्मज्ञ को समझने वाला तथा शास्त्र दृष्टि से प्रांजल और व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ भारतीय भाषा में मिलता है। आचार्य रेड्डी जी का साहित्य गहन विचारों के साथ साथ संस्कृतियों की वीणा के तार में ध्वनित होकर आपको रोमांचित भी करता है। अब मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी को अभिनंदन हेतु आग्रह करती हूँ। आप एक साहित्यकार, लेखक, कवि, चिंतक और प्रशासक हैं। आपकी वज्र लेखनी में अंकित लिपि से जो परिवर्तन की निरंतर धाराओं को काटकर इस संस्था को अलंकृत कर नित नए अंकुर को प्रस्फुटित करती हुई बढ़ रही है। आपके बहुआयामी व्यक्तित्व को नमन करते हुए आपको पुनः अनुरोध करती हूँ कि आप सभी का स्वागत करें। धन्यवाद यति जी। परम श्रद्धेय श्री राम बहादुर राय जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के माननीय अध्यक्ष, आज के हमारे सम्माननीय वक्ता डॉक्टर अनिल शर्मा जोशी जी, जो कि वर्तमान में केंद्रीय हिंदी संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष हैं, देश के ख्यातनाम साहित्यकार हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में अलग अलग देशों में आपने हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज हम आपको अपने बीच पाकर बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की इस वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। कला निधि विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही यति शर्मा जी और इस कार्यक्रम को सुन रहे देश और विदेश के सभी साहित्य प्रेमी, भाषा प्रेमी बंधु। हम सभी जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपूर्ण ग्रंथ संग्रह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला निधि जो हमारा विभाग है उसमें ये पूरी की पूरी ग्रंथ संपदा सुरक्षित भी है, संग्रहित भी है और अनेक विद्वान शोधार्थी, अनेक विद्वान अभ्यासक उसका लाभ भी उठा रहे हैं। इसी निमित्त प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की स्मृति में एक राष्ट्रीय व्याख्यान का आयोजन करता है। इस वर्ष हमारे व्याख्यान का विषय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भाषा चिंतन और उसकी प्रासंगिकता ये है। तो वर्तमान परिदृश्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भाषा चिंतन पर बात करना और उसकी प्रासंगिकता पर बात करना, इसके लिए आदरणीय अनिल जोशी जी से ज्यादा समर्थ और श्रेष्ठ वक्ता और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपका भाषा के संदर्भ में जो प्रदीर्घ अनुभव है, भाषा के विकास में, प्रोत्साहन में जो प्रदीर्घ अनुभव है, उसका लाभ आज हम सभी को प्राप्त होगा। इसके साथ ही हम सभी ने महसूस किया कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्पना के अनुरूप, उनकी दृष्टि के अनुरूप, हम एक नए भारत का निर्माण इस शिक्षा नीति के माध्यम से करने जा रहे हैं। ये नया भारत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारतोन्मुखी शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण पहलू है विद्यार्थी के आरंभिक जीवन में उसे उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाना। इस बारे में लगातार कई वर्षों तक हम लोग संघर्ष करते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं, विमर्श करते रहे हैं और आज ये अवसर प्राप्त हुआ है कि अब विद्यार्थी को आरंभिक शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में प्राप्त होगी। इस दृष्टि से भाषा का चिंतन आज वर्तमान परिदृश्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। इसलिए आज के दिन इस विषय पर बात करना हम सब के लिए आवश्यक है। हम सभी जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो लेखन है, जो चिंतन है, उसकी कई धाराएं थी, उनकी व्यापक परिधि थी, लेकिन उस व्यापक परिधि में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा के संबंध में, साहित्य के संबंध में जो कुछ भी लिखा है
वो वस्तुतः हम सब के लिए प्रेरणास्पद भी है और अनुकरणीय भी है। संयोग से आज मैं एक पुस्तक उनकी देख रहा था, जो आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, जब वे अध्यक्ष हिंदी विभाग शांति निकेतन थे तब उन्होंने लिखी थी। और उसका जो पहला ही लेख है जिसका शीर्षक है साहित्य निर्माण का लक्ष्य, उसके मैं सिर्फ आपको 2 पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिससे हमें इस बात की अनुभूति होगी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस दृष्टि से साहित्य को देख रहे थे, साथ ही एक बड़े व्यापक वैश्विक संकट से उबरने में साहित्यकारों की क्या भूमिका हो सकती है, जो कि वर्तमान परिदृश्य में बहुत अधिक प्रासंगिक है। इस दृष्टि से मैं आपके सामने उसका संक्षिप्त पाठ करना चाह रहा हूं। ये 1943 में जब बंगाल का अकाल आया था, उस वक्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसके बाद ये निबंध लिखा है। आज चारों ओर से अन्ना भाव, अकाल, महामारी और युद्ध विग्रह की खबरें आ रही हैं। इन भयंकर क्लेशकल समाचारों को हमने सुना है कि अब संवेदन भी भोता हो गया है। अब हम 5 लाख मनुष्यों की मृत्यु के समाचारों को इस प्रकार सुनने लगे हैं मानो यह कोई अत्यंत मामूली सी बात हो। बार बार आघात खाने के बाद हमारे संवेदन के सुकुमार तंतु जड़ से हो गए हैं। प्रतिदिन केवल मृत्यु, केवल हाहाकार, केवल भूख की मार सुनना न जाने कितने पुराकृत पाप का परिणाम है। इन समाचारों और घटनाओं की रेल-पेल में एक नया समाचार जोड़ भी दिया गया तो कोई विशेष लाभ नहीं, न जोड़ा गया तो भी कोई विशेष हानि नहीं। इसलिए नई बात सुनने का न तो समय है न ही प्रयोजन, परंतु पुरानी बातों का भी महत्व है। जिस दुष्काल में हम वास कर रहे हैं, उसमें वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण काल है। हमारी उलझी हुई क्लांत दृष्टि के सामने जो कुछ पड़ा है, उसे भेद न करके न तो अतीत की ओर जाने का अवकाश पाती है और न भविष्य की ओर बढ़ने की शक्ति। फिर भी यह सत्य है कि आज जो कुछ हो रहा है, उसका प्रभाव आगामी कल पर अवश्य पड़ेगा। और इसी संदर्भ में जब उन्होंने साहित्यकारों से अपेक्षा की है, तो वो कहते हैं, इसलिए साहित्यकार आज केवल कल्पलोक का प्राणी बनकर नहीं रह सकता। दीर्घ अनुभव ये बताता है कि उत्तम सृष्टि करना ही सबसे प्रधान कर्तव्य नहीं है। संपूर्ण समाज को इस प्रकार सचेतन बना देना भी परम आवश्यक है, जो उस उत्तम रचना को अपने जीवन में उतार सके। साहित्यिक सभाएं ये काम कर सकती हैं। ये आज से 70 वर्ष पूर्व लिखा गया निबंध है और उस समय की तत्कालीन बंगाल की अकाल की परिस्थिति पर लिखा गया था। लेकिन आज की अगर हम वैश्विक महामारी का परिदृश्य देखें तो हमें लगता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वो चिंतन आज भी कितना प्रासंगिक है, कितना सामयिक है और कितनी हम सबको वो प्रेरणा देने में सक्षम है। तो इसी दृष्टि से आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में जब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भाषा चिंतन के बारे में विचार करेंगे, तो हम इस बारे में भी विचार कर सकते हैं कि उन्होंने अलग-अलग लिपियों के बारे में क्या कहा है, उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में क्या कहा है, उन्होंने अपनी संस्कृति और संस्कार परंपरा के बारे में क्या कहा है। उनके लेखन के ऊपर जितनी ज्यादा व्यापक शोध होना चाहिए थे आज के प्रसंग में, उसे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी ग्राम्य कल्पना थी, उनकी जो ग्राम की अवधारणा को लेके जो कल्पना थी, जिस तरह से आज हमारे गांव प्राय एक तरह से दिशाहीन होते चले जा रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से समेटना, एक बार फिर से उन्हें मुख्य धारा में लाना आवश्यक हो गया है। और इस दृष्टि से भी मुझे लगता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो चिंतन है, उनका जो लेखन है, वो हम सबके लिए प्रेरणा का काम करेगा। इस दृष्टि से ये व्याख्यान एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है, एक बौद्धिक विमर्श का महत्वपूर्ण प्रयोजन है, जिसके माध्यम से देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी, भाषा प्रेमी, साहित्य प्रेमी एक बार फिर से अपने अपने रचनात्मक कर्म के बारे में एक संकल्प कर सकते हैं कि कैसे हम आने वाले समय में एक नई दृष्टि संपूर्ण समाज को, नई दिशा संपूर्ण समाज को दे सकें। ये बार बार कहा जा रहा है कि जो आने वाला समय होगा, भले ही वो नॉर्मल होगा, पर वो न्यू नॉर्मल होगा, वो पुराना नॉर्मल नहीं होगा, एक नई तरह का नॉर्मल होगा। तो उस नए तरह के नॉर्मल में हमारी साहित्य की दृष्टि क्या हो, हमारी रचना कर्म की दृष्टि क्या हो, हमारी वैचारिक चेतना की दृष्टि क्या हो, इस बारे में भी एक समग्र चिंतन बुद्धिजीवी वर्ग को करना बहुत आवश्यक हो गया है। और ये जो समग्र चिंतन है, इसका आधार पूरी तरह भारतीय विचार परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय शास्त्र परंपरा हो, इसका भी कहीं न कहीं हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम सबका सौभाग्य है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हम सबको अवसर मिला है कि हम उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में कहीं न कहीं अपना योगदान दे सकें।
ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि ये हम सब के लिए ऐतिहासिक अवसर है। पूरी की पूरी एक तरह से पूरे जीवन काल में मिली हुई एकमात्र ऐसी चुनौती, ऐसा अवसर है। उस दृष्टि से भी आज हम अगर भाषा के संदर्भ में बात करते हैं, तो वो आगे आने वाले समय में इस पूरी की पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी एक नई दिशा प्रदान करेगी। हमारे माननीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय राम बहादुर राय जी का भी लगातार भाषा को लेकर आग्रह रहा है, भाषा की शुद्धता को लेकर भी आग्रह रहा है, और उन्होंने लगातार हिंदी भाषा की सौष्ठव की, हिंदी भाषा की समृद्धि और हिंदी भाषा के आगे बढ़ने के लिए अपनी वैचारिक ऊर्जा दी है। हम सबका सौभाग्य है कि आज के इस विद्वत सत्र की अध्यक्षता श्री राम बहादुर राय जी कर रहे हैं। अब अधिक और समय न लेते हुए मैं पुनः एक बार यति शर्मा जी को संचालन सौंपता हूं, ताकि वे आज के हमारे विद्वान वक्ता को व्याख्यान के लिए प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीवर, आपके विचार निस्संदेह सत्य, अनुकरणीय, अभिव्यक्ति के भाव और विभाग को अभिव्यक्त करते हैं। अब हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अनिल शर्मा जोशी जी हमारे सम्मुख विराजमान है। श्री अनिल शर्मा जी, जिनका साहित्यिक नाम अनिल जोशी है, आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपने 9 वर्षों तक ब्रिटेन और फिजी के राजनयिक के रूप में कार्य करते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए हैं। फिजी उच्चायुक्त में द्वितीय सचिव के पद पर रहते हुए अनिल शर्मा जी के कार्य बहुआयामी एवं सराहनीय रहे हैं। मोर्चे पर नींद कहाँ है और धरती एक पुल का संपादन, जिसमें ब्रिटेन के कवियों का संकलन है, आपके चर्चित कविता संग्रह। इनके साथ ही आपकी सद्य प्रकाशित पुस्तकें प्रवासी लेखन, नई जमीन नया आसमान, प्रवासी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कृति है। आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचारों को साझा करने के लिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ। मैं सबसे पहले तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे प्रकांड विद्वान की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला में मुझे बोलने का अवसर दिया। दूसरी बात यह है कि आदरणीय राम बहादुर राय जी, जो कि हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं इस भाषा अभियान में, कहें भाषा आंदोलन में, वे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी, जो स्वयं भाषा से बड़ा गहरा लगाव रखते हैं और इसके लिए निरंतर संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं, उनको इस निमंत्रण के लिए विशेष आभार। कई बार मैं सोचता हूँ कि जो आज के कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, तो उसको लेकर मुझे एक संकोच भी है कि इतनी विराट मेधा और पांडित्य वाले इस विद्वान के साथ अपने नाम को जोड़ना, कई बार तो मुझे वो एक व्यंग्य ध्यान में आता है शरद जोशी का, कि उन्होंने रविवार में शायद लिखा था, उस समय गन्ना आंदोलन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरा गन्ना आंदोलन से इतना ही संबंध है कि मैं कभी कभी गन्ने का रस पीता हूँ, बाकी वो जो शरद जोशी हैं वो दूसरे ही हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ भी अपना जो संबंध जुड़ना वो कुछ ऐसा ही है। पर यह भी हो सकता है कि आदरणीय राय साहब ने और जोशी जी ने ये योजना की हो कि जब हिंदी संस्थान का दायित्व तो मिला है, तो क्यों ना इनके साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भाषा चिंतन को जोड़ा जाए, जिससे ये उसको और अध्ययन कर सकें और शायद हिंदी संस्थान को बेहतर रूप से संचालित करने में वो मदद करे। तो बहुत धन्यवाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस ये अवसर प्रदान करने के लिए। आज जो लोग श्रोता के रूप में उपस्थित हैं, वे भी मैं जानता हूं कि देश विदेश के प्रख्यात बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, लेखक हैं, आदरणीय राहुल देव जी हैं और बाकी देश विदेश से जुड़े बहुत सारे विद्वान हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूं, उनका समय निकाल कर आने के लिए अभिनंदन करता हूं। हम जब श्रद्धेय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं, तो उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं या जिन तत्वों से उनका व्यक्तित्व बना था, वो काफी लोगों के ध्यान में है, और अगर ध्यान में नहीं है तो वो मैं समझता हूं कि वो जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसको ध्यान में रखेंगे तो फिर हमें उनका भाषा चिंतन समझने में आसानी होगी। पहले तो जैसे हम सब जानते हैं हम कि, और जब भी उनकी चर्चा होती है तो पहले संस्कृत में उनका जो पांडित्य है वो सबके ध्यान में आता है कि संस्कृत के बहुत भारी पंडित थे,
यहाँ तक कि फलित ज्योतिष के भी विद्वान थे। सारे जो संस्कृत के महाकाव्य है उनके ऊपर उनका गहरा अध्ययन था। तो संस्कृत भाषा के ऊपर उनका विशेष अधिकार है, हम जानते हैं। और सोने पर सुहागा ये कि वो उनकी शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई थी, जो भारतीय प्राचीन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है। तीसरी बात यह है कि संस्कृत का विद्वान होते हुए कई बार ऐसा लगता है कि शायद बोलियों से संपर्क कम रहे, या बोलियों के प्रति कोई हेय भाव आ जाए, या ऐसा लगे कि बोलियां तो क्या है, मतलब जो साहित्य है वो तो संस्कृत में है, परंतु इसका उल्टा है। भारत की बोलियों को अपने ज्ञान से, अपनी समालोचना से जितना समृद्ध आचार्य द्विवेदी जी ने किया, शायद कम ही विद्वानों ने किया। तो बोलियों के प्रति भी उनका गहरा लगाव था और वो जन भाषा को प्रसारित करने में गहरा विश्वास रखते थे। एक उनके जीवन का बहुत बड़ा जो बदलाव आया कि शायद 23 वर्ष की आयु में उनको शांति निकेतन जाने का मौका मिला। और शांति निकेतन में हम सब जानते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो उसके कारण से दो बातें हुई। एक तो उनके जीवन के जो प्रमुख 20 वर्ष थे वो अपने हिंदी क्षेत्र से बाहर भी, तो इसलिए भाषा चिंतन जो है उसका उसके ऊपर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। और दूसरा ये कि हम सब समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ रहने के कारण से किसी के भी व्यक्तित्व में, किसी की भी जीवन दृष्टि, समाज दृष्टि, उसमें कितनी व्यापकता, कितनी गहराई आ सकती है, तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि आचार्य द्विवेदी जी के भी व्यक्तित्व में आए। तो ये सब तत्व थे जिनसे उनका व्यक्तित्व बना। और भाषा चिंतन का भी, जब हम उनके भाषा चिंतन के बारे में सोचते हैं तो फिर वही संस्कृत, वही बोलियां, वही बनारस, वही हिंदी भाषी प्रदेशों में रहना, वही रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव, ये सारा कुछ मिलकर उनका भाषा चिंतन बनता है, ऐसा मेरा सोचना। अब भाषा चिंतन क्या होना चाहिए, या हिंदी सेवा का क्या मतलब है, या भाषा सेवा का क्या मतलब है, जब हम इस बात के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो एक बड़ा मजेदार लेख मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था। और वो लेख किसी भारतीय का नहीं था, डॉक्टर रूपर्ट स्नेल का था, जो बहुत चर्चित विद्वान है ब्रिटेन के, और जिनकी जो पुस्तक है हिंदी के बारे में, हिंदी सीखने के बारे में, वो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। तो बड़ा अच्छा सुंदर लेख। और मजेदार बात यह है कि हिंदी सेवा क्या होती है या क्या होनी चाहिए, ये चर्चा उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से, और उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने एक लेख लिखा जो कि 1993 की जो विश्व हिंदी सम्मेलन था उसकी स्मारिका में छपा। तो उसके कुछ अंशों से बात शुरू करते हैं। मैं समझता हूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मनोभूमिका भाषा चिंतन की जो है उसको समझने में इससे आसानी हो। लेख का शीर्षक मजेदार है कि हिंदी की वर्तमान स्थिति पर 2.5 विचार। हिंदी की सेवा करने का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए, हम किसी भाषा की सेवा क्यों करें। जब मैं इस बात पर विचार करना शुरू करता हूं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध याद आता है। द्विवेदी जी कितने बड़े विद्वान थे, उन्हें साहित्याचार्य या गुरु के रूप में कितने ही लोग मानते थे। मुझे भी उनसे मिलने और बात करने का सौभाग्य मिला था 1977 में। उस समय मैंने अभी अभी ब्रज भाषा में शोध करना शुरू किया था। द्विवेदी जी से मेरा परिचय वृंदावन के गोस्वामी मित्र ने करवाया वाराणसी में। शाम का समय था, करीब 6 बजे। अंधेरा हो चला था। जब हम द्विवेदी जी के घर पहुंचे तो उन्होंने बड़े प्यार से हमारा स्वागत किया। बैठक में कोई 4-5 लोग बैठे थे। साहित्यिक चर्चा चल रही थी। हम लोग हिंदी के मध्यकालीन साहित्य के बारे में बात करने लगे। इसके साथ साथ ही हम वह दूसरा काम भी करने लगे जो कि साहित्यिक वार्तालाप का अनिवार्य हिस्सा है, यानी हम चाय पीने लगे। बैठे हुए सज्जनों में से किसी ने कहा कि हिंदी की असली सेवा पुराने जमाने के भक्त कवियों ने की थी। द्विवेदी जी ने इस बात का समर्थन नहीं किया, न ही इसके विरुद्ध कुछ कहा, पर बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत जरूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हिंदी के संदर्भ में इस सेवा का क्या मतलब है। उन्होंने मुझे एक लेख दिखाया जिसे उन्होंने कई साल पहले लिखा था। उस लेख का शीर्षक है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। वैसे इस लेख में जो विचार व्यक्त किए गए हैं मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं,
पर हिंदी की सेवा के बारे में द्विवेदी जी का कहना बहुत उचित लगता है। उनका कथन इस प्रकार है, हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए। आगे लिखते हैं रूपर्ट स्नेल की यह लाक्षणिक प्रयोग। इस बात को भूलना सचमुच आसान है, पर इसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इसे भूलने से हम यह मानने लगते हैं कि हिंदी की सेवा के लिए उन अभिवृत्तियों और संस्कारों की आवश्यकता है जिनके साथ एक ठाकुर या देवी की सेवा की जाती है। हिंदी की परिकल्पना जब हम करते हैं तो किस तरह की प्रतिमा हमारी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। जिस भाषा को कबीरदास ने बहता नीर कहा था, उसको देवी के रूप में मानेंगे तो क्या हम नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो जाएं? और जब उस महान भाषा और उसके बोलने वालों के बीच में गहरी खाई खोदी जाए तो द्विवेदी जी के कथन का क्या होगा? मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए। कबीरदास की बहता नीर वाली परिकल्पना को ध्यान में रखकर हिंदी को देवी देवता के रूप में देखना उचित नहीं लगता है। देवी ना होकर वह एक भाषा, एक जीवंत चलती फिरती मानव जाति का नमूना बनती है, कभी गंभीर विचारों वाली विद्या की प्रतिमा के रूप में, कभी बाजारों में खेलती हुई लड़की, कभी किशोरी, कभी सुंदरी, और वह सुंदरी अपने हिंदी भाषियों की संगनी रहेगी, क्योंकि मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए। तो ये जो निष्कर्ष निकाला डॉक्टर रूपर्ट स्नेल ने, और जिसका संदर्भ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से उनकी व्यक्तिगत चर्चा और उनके एक निबंध का एक हिस्सा, एक अंश था, जिसको उन्होंने प्रयोग किया और एक बड़ा लंबा लेख इसमें प्रकाशित हुआ। उस लेख में बाद में वो कबीर के पास जाते हैं, तुलसी के पास जाते हैं, रसखान के पास जाते हैं और भाषा की सेवा का अर्थ पूछते हैं। तो बड़ा दिलचस्प लेख है, परंतु यहाँ पर यह बात हमें फोकस रखना शायद ज्यादा जरूरी है कि अगर भाषा जो है वो समाज की सेवा के लिए है, मनुष्य की सेवा के लिए है, तो हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में जो लोग, जो मनुष्य हैं, जो रह रहे हैं, जो हमारा समाज है व्यापक रूप से, उस समाज की कौन सी भाषा है और किस भाषा के माध्यम से उसकी सेवा हो रही है या नहीं हो रही, और क्या कारण है कि हमारा इतने बड़े समाज के 90-95% लोगों को हमने गूंगा बना रखा। उनकी कहीं पहुंच नहीं है, उनको अभिव्यक्ति के साधन नहीं है, और पूरा का पूरा जिसे कहते हैं कि जैसे पीछे आया था कि जो 5 या 6% लोग हैं उनका 60%, जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं उनका 60% साधनों पर अधिकार है, जो 10% लोग हैं वो 90% से ज्यादा जो उच्च स्तर की रोजगार है, नौकरियां हैं, उसके ऊपर काबिज है। तो जिस मनुष्य की हमको सेवा करनी थी, जिस मनुष्य को अभिव्यक्ति का अधिकार देना था, जिस मनुष्य को रोजगार देना था, तो क्या वो मनुष्य की सेवा, मनुष्य को वो रोजगार मिल सका? अगर हमने हिंदी को ये मानते हैं कि हिंदी या भारतीय भाषाएं, हिंदी और भारतीय भाषाएं, जिसका उल्लेख अभी सच्चिदानंद जी ने किया कि नई शिक्षा नीति के अंदर हम जब बात कर रहे हैं कि इनके आने से ही वास्तविक रूप में भारत की, भारतीय समाज की सेवा हो सकेगी, उस मनुष्य की सेवा हो सकेगी जिसकी चिंता, जिसका सरोकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस जो निबंध है उसमें था। इस निबंध का एक अंतिम जो पैरा है वो एक अलग डायमेंशन, एक अलग आयाम हमारे सामने रखता है, उस पर भी लेकिन अच्छा है, वो भी भाषा चिंतन को एक दिशा देता है। लिखते हैं कि मेरे श्रद्धेय गुरु संस्कृत के महान विद्वान थे। उन्होंने कहा कि तेरे नाम में मुसलमानियत की बू है, पिता मां का दिया वैद्यनाथ नाम ही ठीक है, बदल दे। मुझे बू शब्द खटक गया। मैंने प्रतिवाद किया, गुरुजी सुगंधी कही है, अगर इसमें ऐसी सुगंधी है तो मैं इसे नहीं बदलने दूंगा। गुरुजी द्रवित हो गए, बोले तो रहने दे। ये भी एक आयाम है जो कि मैं समझता हूं कि उन्होंने अनाम दास का पोथा जो उसकी भूमिका में लिखा, तो भाषा के प्रति एक दृष्टिकोण, एक उनके जो भाषाई चिंतन है उसका एक आयाम, जिसको उनके संस्कृत के गुरुजी जो हैं उन्होंने बू कहा, उसको उन्होंने सुगंध कहा। और उनके कहने के बावजूद भी अपना नाम, जिसमें उनको ऐसा लगता था कि ये नाम पूर्ण रूप में हिंदू नहीं है या भारतीय नहीं है, उसको नहीं बदला।
तो ये एक भाषाई चिंतन का उनका एक और आयाम, और इसी आयाम से जुड़ता है तीसरा आयाम कि कोई व्यक्ति जब कोई काम करता है जिस काम से वो जाना जाता है, तो उसमें से भी उसका चिंतन जो है हमको दिखाई देता है। और वो चिंतन जो हमको दिखाई देता है वो जो सबसे ज्यादा जिस काम के लिए वो चर्चित हुए, उसमें उनकी उन कामों में एक काम है जो उन्होंने कबीर पर पुस्तक लिखी। कबीर को हिंदी साहित्य में स्थापित करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जाने जाते हैं। यद्यपि आचार्य श्याम सुंदर दास ने काम किया था उनके ऊपर, परंतु साहित्य में समालोचना के क्षेत्र में जिस तरह से द्विवेदी जी ने उनको स्थापित किया वो एक विशेष बात। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कबीर पर काम किया, और वास्तव में बड़ी सच में अद्भुत पुस्तक है जो उन्होंने लिखी, और उससे हमको पता भी चलता है कि कोई भी आलोचना की पुस्तक कैसे लिखी जानी चाहिए। जब वो कबीर पर बात कर रहे हैं तो वो कबीर पर ही नहीं बात कर, पूरा मानो कबीर जुलाहे जाति से थे तो जुलाहे जाति पर बात कर रहे हैं, जुलाहे जाति के इतिहास पर बात कर रहे हैं, कहां कहां भारत में जुलाहे थे उस पर बात कर रहे हैं। और एक बड़ा जो चर्चित और विवादास्पद संदर्भ रहा है कबीर का कि कबीर हिंदू थे या मुस्लिम थे, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक आलेख लिखा है उस पुस्तक के अंदर, और उससे वास्तव में उन्होंने सिद्ध किया कि भारत में बहुत सारी ऐसी जातियां थी जो शायद किन्हीं कारणों से वर्णाश्रम से बाहर कर दी गई थी, और वो ना हिंदू थी ना मुस्लिम थी। और उसका संदर्भ भी दिया उन्होंने कि जैसे कबीर की मृत्यु के बाद उनको जलाया नहीं गया चिता में, बल्कि जो संदर्भ आता है तो उस तरह से वो ये लिखते हैं कि जो उनकी स्थापना है कि कबीर ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे। और पूरा फिर उस संदर्भ में उन्होंने योगी समाज और ये जो हठ संप्रदाय इसका बड़ा विश्लेषण किया है। तो ये आलोचना की दृष्टि जो उनकी है वो वास्तव में ऐसी आलोचना मैं समझता हूं कि करने का इतना ज्ञान, इतना जो विशद ज्ञान जो चाहिए वो द्विवेदी जी में था। परंतु जो दूसरा आयाम है उसका वो है कि कबीर जिसकी भाषा को अनगढ़ माना गया, जिसकी भाषा का उपहास उड़ाया गया, उसकी भाषा को स्वीकृति दी, उसकी भाषा को मान्यता दी, उसकी भाषा को साहित्य में प्रतिष्ठित किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उस दृष्टि से हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो उनका जो भाषा चिंतन है वो कबीर का भाषा बहता नीर वाले चिंतन से ज्यादा पास है। यद्यपि सामान्य रूप से ये समझने में कि वो संस्कृत के विद्वान थे, तो जैसे संस्कृत में एक तरीके से एक प्रकार का अनुशासन है, उससे बाहर की चीज को माना नहीं जाता, और कई लोग उसी कारण उसी को संस्कृत के जो प्रचार प्रसार नहीं हो सका उसका कारण भी मानते हैं। तो उसमें ये स्पष्ट है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वो चिंतन है वो भाषा बहता नीर कबीर के इस संदर्भ से ज्यादा जुड़ा हुआ है। और दूसरा ये भी है कि जिसको हम बावजूद इसके कि उनकी संस्कृत की पृष्ठभूमि थी और लोग उसके कारण से उनको कुलीन मान सकते हैं या कुलीन मानते होंगे कुछ लोग, परंतु जो जिसको हम साहित्य में सबाल्टर्न मानते हैं, दलित वंचित मानते हैं, जब वो कबीर की स्थापना करते हैं तो पूरे ऐसे समाज की जिसको पूरा का पूरा वर्णाश्रम व्यवस्था से बाहर कर दिया गया था, जो न हिंदू था न मुस्लिम था, बड़ी जातियां उसमें से धर्मांतरित भी हो गई, तो उसके साथ उनकी जो सहानुभूति है और जिस रूप में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है उससे ये भी स्पष्ट है कि वो साहित्य में किन मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे। और जब वो भाषा की बात करते हैं तो जो जिसको आम आदमी की भाषा, जिसको अंतिम जन की भाषा कहते हैं, वो उनके केंद्र में थी। आज के संदर्भों में बात करते हैं तो ये संदर्भ आता है कि उनका संस्कृत के प्रति क्या दृष्टिकोण था, उनका बाकी भाषाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण था। जैसे भारत की जो बोलियां हैं अभी उनको लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा है, भारत की जो अन्य भाषाएं हैं उसको लेकर भी कई बार वो चर्चा होती है कि त्रिभाषा सूत्र की बात आती है। अभी जो है वो शिक्षा नीति के अंदर भी एक बिंदु था जो डॉग पॉलिसी में हिंदी का उल्लेख था, परंतु जो अंतिम रूप से आई उसमें उस शब्द के बजाय दो भारतीय भाषाएं ऐसा कहा गया। तो ये देखना पड़ेगा कि हम जब भाषा चिंतन की बात करते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो भाषा चिंतन है उसमें संस्कृत का, बोलियों का, अन्य भाषाओं से जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनसे क्या संबंध था, और अंग्रेजी के प्रति भी
उनका क्या दृष्टिकोण था और उस समय में जो चिंतन चल रहे थे उसमें उनकी क्या धारणाएं थी। जब वो संस्कृत की बात करते हैं तो वो लिखते हैं कि संस्कृत तो एक प्रकार से भारतीय वाङ्मय का मेरुदंड है। हिंदी ने जब अपने शब्दों के लिए कसकर इस भाषा का पल्ला पकड़ा, जैसा कि उर्दू के सिवाय अन्य भारतीय भाषाओं ने भी किया है, तो उसका रूप स्थिर हो गया। हमारे शब्दों के रूप गठन में अब कोई शैथिल्य नहीं है। तद्भव शब्दों के बनने की भी एक परंपरा प्राप्त विधि है। संस्कृत इस विधान में भी हमारी सहायता करती है। संस्कृत की परंपरा हमें हर क्षेत्र में नए प्रकाश देती है, नवीन प्रोत्साहन देती है और अविचलित चित्त से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। जब जो संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे तो स्वाभाविक रूप से आपको लगेगा कि ये तो उनका ये कहना बड़ा स्वाभाविक है, परंतु एक बात जो अब मैं बताने जा रहा हूं उसको मुझे लगता है कि उसके बारे में उससे लगता है कि उनका जो चिंतन था कि शिक्षा में संस्कृत का कहाँ स्थान होना चाहिए, उसके बारे में हमें झलक मिलती है। वो इस बात के पक्षधर नहीं थे कि प्रारंभिक कक्षाओं से, प्राथमिक कक्षाओं से संस्कृत पढ़ाई जाए, और इसका एक संदर्भ शायद उनके सामने तो इतना नहीं रहा होगा। वो ये भी है कि त्रिभाषा सूत्र में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उत्तर भारत में, वहां पर जो हिंदी भाषी हैं उन्होंने एक ये रास्ता अपनाया कि त्रिभाषा सूत्र में अंग्रेजी, हिंदी और तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत। तो वहां पर ये जानना जरूरी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है। वो लिखते हैं कि मेरा विचार है कि हिंदी के साथ शुरू में ही संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाकर समूचे देश को संस्कृत सिखाने का संकल्प बहुत लाभप्रद नहीं होगा। संस्कृत उन लोगों को जाननी चाहिए जिन्हें हिंदी में पुस्तक लिखने का कार्य करना है। इसलिए ऊपर की कक्षाओं में संस्कृत को अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, नीचे की कक्षाओं में उसे अनिवार्य बनाना हिंदी के लिए आवश्यक नहीं। आगे और भी कई संदर्भ हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि जो भी हिंदी में लेखन करना चाहते हैं उनके लिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक है, परंतु निचली जो कक्षाएं हैं उसके अंदर हमको जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनका परिचय देना, संस्कृत के जो विद्वान हैं, जो कवि हैं, उनके बारे में जानकारी देना, यह तो उचित है, परंतु प्रारंभिक कक्षाओं में संस्कृत को करना ये उचित नहीं। ऐसा उनका चिंतन जो है वो दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं अन्य भाषाओं की, जो अन्य भाषाओं के साथ जो संबंध है, तो उसमें हम जैसा जानते हैं कि वो बंगाल में स्वयं बहुत लंबे समय से रहे थे और इसलिए उनका सामान्य दृष्टिकोण वो बहुत जिसको कहते हैं कि वहाँ के जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं या जिनको हम हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लोग कहते हैं, उनकी समस्याओं से काफी वाकिफ थे। हिंदी भाषी प्रदेशों के बाहर की भाषाओं को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। द्रविड़ परिवार की भाषा कहा जाता है और प्रथम श्रेणी की भाषा बोलने वालों को प्रोत्साहन मिलता है जो जिन्हें आधुनिक भारतीय भाषा भी कहा जाता है। दूसरी वे जिनके लिए हिंदी सीखना बहुत कठिन नहीं है, परंतु दूसरी श्रेणी वाले यानी कि द्रविड़ परिवार वालों के लिए यह कुछ अधिक कठिन। हमें यह ठीक समझ लेना चाहिए कि जिन लोगों को हिंदी सीखनी पड़ रही है उनकी समस्या वास्तविक। मुझसे कोई कहे कि तुम साल भर में तमिल सीखकर सब कारोबार तमिल में करना पड़ेगा, तो मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं कि सच्चे हृदय से प्रयत्न करके भी मुझे यह शंका बनी ही रहेगी कि मैं उस भाषा में कार्य कर सकूंगा या नहीं। इसलिए समस्या वास्तविक है और कठिन भी है। उन लोगों की बात हमें पूर्ण सहानुभूति से सुननी चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि उनकी कठिनाइयां कम हो जाए। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम हिंदी वाले बिल्कुल ही सोए हुए हैं। हमें ऐसे शब्दकोशों, मुहावरा कोशों और शब्द स्वावरों का निर्माण करना चाहिए था जिसके सहारे थोड़ी हिंदी जानने वाला आसानी से अपने मन का शब्द खोज ले। हमें विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हिंदी सिखाने की दर्जनों पुस्तकें अब तक लिख देनी चाहिए थी। हमें उन भाषाओं में शब्दकोशों का निर्माण कर देना चाहिए था। अब तक हमारे 20 कार्यकर्ताओं को दक्षिण की भाषाओं की प्रकृति के अध्ययन में जुट जाना चाहिए था और उनके साहित्य का मंथन कर डालना चाहिए था। अब तक हमारे पास कई दर्जन ऐसी पुस्तकें हो जानी चाहिए थी जिसमें हिंदी के उन भाषाओं के साम्य और वैषम्य का वैज्ञानिक विवेचन हो जाता, परंतु हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता बड़ी महान वस्तु है। उसे प्राप्त करने के लिए बड़े उदार मन और विशाल हृदय की आवश्यकता है और कठिन तपस्या द्वारा ही उसकी सिद्धि हो सकती है। तो एक जो संदर्भ
अन्य भाषाओं को जो जोड़ने वाला संदर्भ है, उस संदर्भ में उनका ये कहना था। एक विषय और बड़ा चर्चा में रहता है कि हिंदी का बोलियों के साथ संबंध, तो ये एक बड़े उसमें भी उनके जो विचार हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्रासंगिक हैं और दिशा देने वाले हैं, और उनकी जो दृष्टि है अगर हम उसको स्वीकार कर सकें और उस पर चलें तो शायद हिंदी के लिए बहुत लाभप्रद हो। वो लिखते हैं कि जो लोग हिंदी भाषा को अपने साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों का माध्यम बना चुके हैं, उन सबकी मातृभाषा यही भाषा नहीं। उन्होंने इस भाषा को माध्यम बनाकर देश की एकता को बहुत दृढ़ किया है। यह समझना भूल है कि सभी हिंदी भाषी कहे जाने वाले लोगों की मातृभाषा ठीक अर्थों में हिंदी ही है। हिंदी की उपभाषा समझे जाने वाली कितनी बोलियों का पुराना साहित्य किसी भी प्रादेशिक माने जाने वाली भाषा के पुराने साहित्य से टक्कर ले सकता है। राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभाषा और अवधी, पंजाबी आदि पुराने साहित्य की टक्कर का पुराना साहित्य किन प्रादेशिक भाषाओं के पास है? इन सब बोलियों के बोलने वालों ने स्वेच्छा से अपनी अपनी भाषाओं के स्थान पर परिनिष्ठित हिंदी को स्वीकार किया और इस प्रकार देश की एकता को मजबूत किया। उत्तर भारत की अनेक बोलियों के बोलने वालों ने स्वेच्छा से खड़ी बोली को अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा मान लिया। कहना व्यर्थ है कि इन बोलियों में भाव प्रकाशन के उपयुक्त अनेक ऐसे शब्द हैं जो न संस्कृत में है और न खड़ी बोली के साहित्यिक रूप में। इन शक्तिशाली शब्दों, मुहावरों का संकलन होना चाहिए और भाषा को नवीन शक्ति से तेजोदीप्त बनाना चाहिए। यद्यपि मैं संस्कृत का प्रेमी हूं और मानता हूं कि हिंदी भाषियों के द्वारा जो भाषा बोली और लिखी जाएगी वह संस्कृत शब्दों से भरी होगी, वह उसे अधिक समझ भी सकेंगे, पर मेरा यह भी मानना है कि राष्ट्रभाषा के साथ हिंदी प्रादेशिक भाषा भी है। इसमें यथार्थ शक्ति तो तभी आ सकती है जब वह जनपदीय बोलियों की प्राणप्रद शक्ति से तेजस्वी बने। मैं कहता हूं कि क्यों हिंदी को हिंदी नहीं कहा जाता, क्यों उसे मातृभाषा नहीं कहा जाता, क्यों इस बात को स्वीकार करने में हम हिचकते हैं कि उसके द्वारा करोड़ों का सुख दुख अभिव्यक्त होता है। राष्ट्रभाषा अर्थात तिजारत की भाषा, राजनीति की भाषा, काम चलाओ भाषा, यही चीज प्रधान हो गई है और मातृभाषा, साहित्य भाषा, हमारे रुदन हास्य की भाषा गौण, हमारे साहित्यिक दारिद्र्य का इससे बढ़कर प्रदर्शन और क्या। तो बोलियों को लेकर उनका जो दृष्टिकोण है वो इस उद्धरण से हमें स्पष्ट होता है। और इसमें एक और आयाम जिसके ऊपर उन्होंने जिसको रेखांकित किया, और मैं समझता हूं मैं चाहता हूं कि उसको रेखांकित किया जाए, वो ये है कि ये राष्ट्रभाषा के साथ हिंदी प्रादेशिक भाषा भी है। ये बात हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है। जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो उसको बनाने के लिए और फिर उसके साथ में जो जोड़ना है उसकी जब हम बात करते हैं तो फिर हम संस्कृत के अलावा बाकी सब चीजें भूल जाते हैं, जो कि हुआ भी है कि जब उसकी शब्दावली विकसित होगी तो उस शब्दावली को विकसित करने में जो बोलियों का योगदान हो सकता था, जो भारतीय भाषाओं का योगदान हो सकता था, जो उर्दू का योगदान हो सकता था, जो हिंदी उर्दू जिसको हिंदुस्तानी कहा था, तो वो हम भूल गए। और हिंदी को जो प्रादेशिक भाषा के रूप में जो अपने एक इतने बड़े प्रदेश की एक भाषा थी, वो शायद उसको हमने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। और द्विवेदी जी हमको ये ध्यान दिलाते हैं कि जो हिंदी भाषा की प्राण शक्ति है वो यही बोलियां हैं। लेकिन आप देखिए जो आपकी पारिभाषिक शब्दावली बनती है उसमें इन बोलियों के शब्द ही नहीं। जो आपकी ताकत थी वो तो आपने छोड़ दी, जो आपकी शक्ति थी उसको तो आपने अवहेलना की। तो फिर आपकी जो शब्दावली आपने बनाई वो कैसे प्रचलित होती, वो कैसे जनमान्य होती। तो एक बहुत बड़ी बात मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कही है वो बोलियों के संदर्भ में कही है। और जब हम बोलियों की बात करते हैं तो ये जो दृष्टिकोण है उनका द्विवेदी जी का, वो हमें बहुत मदद कर सकता है। यहाँ पर अभी मैं देख रहा था कि एक चर्चा ये भी आई कि हिंदी को जो है, जो बाकी शब्द जो हैं उनको हम कैसे लेना चाहिए हम लोगों को। तो इसके ऊपर भी उन्होंने लिखा कि जो हिंदी से जो बाकी जो हम शब्द जो बाकी भारतीय भाषाओं के बाकी जो भाषाओं के शब्द हैं, जब उसको लेना है तो वो हिंदी की प्रकृति के अनुरूप जो है वो होने चाहिए। वो लिखते हैं कि
विदेशी शब्दों को हमारी उच्चारण परंपरा और ध्वनि परिवर्तन के सिद्धांत के अनुकूल होकर ही आना चाहिए। किसी शब्द का परिनिष्ठित रूप वह है जो हमारे ध्वनि परिवर्तन के सिद्धांतों के अनुकूल है। प्रत्येक भाषा के तत्सम उच्चारणों को हम लेने लगेंगे तो हमारे भूते का वह कार्य भी नहीं हो सकता और अराजकता तो आएगी ही। मेरे विचार से अभी किसी ने चूंकि चैट बॉक्स में शायद इंग्लिश का संदर्भ लिखा था, तो मुझे ध्यान में आया कि द्विवेदी जी की ये बात भी बड़ी प्रासंगिक है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आते हैं कि हमने कहा कि जो बाकी भाषाओं से संबंध है उसकी बात हुई, हमारी संस्कृत से संबंध की बात हुई, बोलियों से संबंध की बात हुई, तो अंग्रेजी को लेकर जो उनका जो सोच था वो भी हमको एक ध्यान में रखना चाहिए कि द्विवेदी जी लिखते हैं कि जो लोग ये कहने लगे हैं कि अंग्रेजी के जाते ही यह देश अनाथ हो जाएगा, वे देश के आत्मविश्वास की मात्रा घटा रहे हैं। अंग्रेजी अवश्य पढ़ी जाए, परंतु यह समझना कि अंग्रेजी के जाते ही हम रसातल को चले जाएंगे आत्मवंचना है। अभी तक हम लोग अंग्रेजी भाषा को रटते ही रहे हैं। यद्यपि इस भाषा को सीखने के लिए हमारे देश का बहुत धन और ऊर्जा व्यय होती है, तथापि इसका साहित्य साधारण जनता तक जितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। मेरा दृढ़ मत है कि अंग्रेजी साहित्य की अंतरात्मा का अच्छा परिचय हमारे देशवासियों के लिए अभी हितकरी है। देशी भाषाओं के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन और प्रचार की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हमारे देश की जनता उस साहित्य के अंतःस्तर को आसानी से प्रवेश कर सकेगी। यह बहुत आवश्यक है कि हमारे कुछ विद्वानों को अंग्रेजी भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार हो, परंतु यह सोचना है कि जब तक हर क्लर्क और चपरासी इस भाषा को नहीं सीख लेता और हर चीथड़े पर यह भाषा नहीं छाप दी जाती, तब तक हमारा देश अनाथावस्था से मुक्त नहीं हो सकता, बहुत ही गलत मनोवृत्ति का सूचक है। दोबारा पढ़ता हूं कि परंतु यह सोचना कि जब तक हर क्लर्क और हर चपरासी इस भाषा को नहीं सीख लेता और हर चीथड़े पर भाषा नहीं छाप दी जाती, तब तक हमारा देश अनाथावस्था से मुक्त नहीं हो सकता, बहुत ही गलत मनोवृत्ति का सूचक। तो ये अंग्रेजी के बारे में कुछ उनका सोच था। वो लिखते हैं कि जो लोग इस प्रकार के विचार का प्रयास करते हैं वे नहीं जानते कि राष्ट्र के किस मर्म स्थल पर वे चोट कर रहे हैं। अब वो यहाँ पर एक हिंदी के ऊपर जब और भाषाओं की बात करते हैं तो एक आरोप लगाया जाता है कि हिंदी साम्राज्यवाद। वो लिखते हैं कि एक शब्द है हिंदी साम्राज्यवाद। यह शब्द हर प्रकार से गलत है। यह केवल देश को गलत रास्ते ही ले जा सकता है। हिंदी को जो राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है वह इसलिए कि देश के बहुसंख्यक लोगों ने स्वेच्छा से उसे साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलाप का माध्यम बनाया है। उन्होंने किसी प्रलोभन से, दुरभिसंधि से या प्ररोचना से चालित होकर परिनिष्ठित हिंदी को अंगीकार नहीं किया और सारा देश साक्षी है कि उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक जो कार्य किया है उससे देश की समस्या बहुत हल्की हो गई। इस कार्य को लघु भाव से देखना अनुचित और हानिकर दोनों ही। यानी कि जो हिंदी के ऊपर जो भाषाई साम्राज्यवाद का आरोप लगाया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा जो तर्क द्विवेदी जी देते हैं कि हिंदी को जो स्वीकार किया गया, और हम सब जानते हैं कि जो गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला और पूरा दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और इतने हिंदी भाषी विद्वान उससे जुड़े, तो वास्तव में ये कहना है कि हिंदी को जो स्वीकार किया गया और जिस समय हिंदी राजभाषा बन रही थी या राष्ट्रभाषा बनने का प्रश्न संविधान सभा के सामने था, तो निश्चित रूप से तब तक जिन भी लोगों ने उसको स्वीकार किया था उसके ऊपर कोई थोपा आ जाना या कोई दबाव होना या इस तरह की कोई बात नहीं थी। वास्तव में पूरे भारत जिस स्वतंत्रता संग्राम की भाषा के रूप में हिंदी ने जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया, उसी का परिणाम था कि हिंदी को एक देशव्यापी आधार मिला, एक देशव्यापी महत्व मिला। और जब राजभाषा या राष्ट्रभाषा की बात आई तो हिंदी के ही बारे में एक तरह से सर्वसम्मति बनी। दूसरा, जब हम इसकी बात करते हैं तो एक विषय अब आ जाता है राजभाषा का, जिसका मैंने उल्लेख किया कि राजभाषा। द्विवेदी जी राजभाषा से जुड़े सवाल से भी काफी जुड़े थे, इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि जो संविधान के अंदर यह व्यवस्था की गई थी कि 5 साल बाद एक संविधान लागू होने के 5 साल बाद एक राजभाषा आयोग बनेगा, क्योंकि ये कहा था कि 10 साल के बाद हिंदी राजभाषा बन जाएगी और अंग्रेजी तो एक अस्थायी प्रावधान है और अंग्रेजी समाप्त हो जाएगी।
तो जो आयोग बना था राजभाषा आयोग, उसके सदस्य के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उसके अध्यक्ष बीजी खेर थे, और उसकी जो सिफारिशें थी उनको बाद में एक संसदीय राजभाषा समिति जो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी थी और उसको दिया गया, और उसके आधार पर उसके राजभाषा आयोग की जो सिफारिशें थी उसका विवेचन उस समिति ने किया, और बाद में उसमें से कुछ सिफारिशों को लागू करने का भी निर्णय किया गया। उसके बाद जो देश में विवाद चला, और हम सब जानते हैं कि फिर वो हिंदी को राजभाषा बनने का रास्ता किस प्रकार से दूर होता चला गया। तो ये जो बात थी खास तौर से कि राजभाषा की, उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गहरे जुड़े हुए थे, जैसा कि हम समझ सकते हैं। और जो राजभाषा आयोग था उसमें हिंदी के विद्वान नहीं थे, उसमें पूरे देश की भाषाओं के विद्वान थे, और ये बड़े सौभाग्य की बात थी कि हिंदी का प्रतिनिधित्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने किया, और इसी कारण से हिंदी के लागू करने के पक्ष में बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिशें वो राजभाषा आयोग कर सका। तो राजभाषा के रूप में भी जो हिंदी की स्थिति है उसमें भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सीधा सीधा योगदान रहा। उसमें एक बात जो वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने भाषाई साम्राज्यवाद के बारे में कहा, उस समय मुझे लगता है कि राजभाषा आयोग में भी जब चर्चा चलती होगी तो बार बार ये चर्चा आती होगी कि हिंदी का तो निर्माण होगा, हिंदी तो बनेगी, और हिंदी जब बनेगी, जब पूरी तरह से बन जाएगी, तब तक अंग्रेजी को रहने दें। वो लिखते हैं इसके बारे में कि दूसरा खतरनाक शब्द है भाषा निर्माण। इस शब्द ने हिंदीतर प्रदेशों को गलत ढंग से सोचने को प्रोत्साहन दिया है। लोग सोचते हैं कि हिंदी में कोई साहित्य नहीं है और उसका कोई परिनिष्ठित रूप ही नहीं है। सर्वत्र विचित्र ढंग से हिंदी गढ़ने का प्रयास चला है। यह गलत बात है। हिंदी का परिनिष्ठित रूप बन चुका है। हिंदी में साहित्य नहीं है का मतलब यह है कि अंग्रेजी या रूसी जैसी समृद्ध भाषाओं का जैसा साहित्य है, और भारत की राष्ट्रभाषा के पास जैसा और जितना साहित्य वांछनीय है उतना नहीं है। इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि जो लोग भाषा के रूप में हिंदी सीखना चाहें उनके सामने कोई आदर्श भाषा ही नहीं। साहित्य बढ़ाइए, पारिभाषिक शब्द बढ़ाइए, ग्रंथ लिखिए, लिखाइए, अनुवाद कीजिए, सब ठीक है, परंतु हिंदीतर प्रदेशों में यह गलत धारणा ना फैलने दीजिए कि हिंदी भाषा का कोई रूप नहीं है, और यदि कोई रूप है तो भी उसको सीखने योग्य साहित्य नहीं। मैं समझता हूं कि राजभाषा के रूप में हिंदी स्थापित हो और देश की एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी स्थापित हो, उसमें हिंदी का कोई मानक रूप नहीं है, ये उनके भाषा चिंतन में बिल्कुल स्वीकार नहीं था, और उन्होंने इसको स्पष्ट लिखा। परंतु एक बात और जिसको हम कहते हैं कि एक जो मोह भंग की स्थिति राजभाषा को लेकर, तो ये भी एक जो जैसे मैंने कहा कि वो बड़े गहराई से जुड़े हुए थे, तो उस समय के कुछ उनके प्रसंग ऐसे भी उसकी जानकारी मिलती है कि कैसे कैसे जो राजभाषा का सवाल है उसके ऊपर धीरे धीरे जो हिंदी के जो विद्वान थे और जो हिंदी से बड़े गहरे से जुड़े हुए थे, उन सब लोगों को लगने लगा था कि सरकार की तरफ से हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाने की जो बात है वो शायद नहीं हो पा रही है, जितने प्रयत्न होने चाहिए नहीं हो। यहाँ पर जब मैंने कहा राजभाषा राष्ट्रभाषा, तो कई बार अभी बहुत ये भी एक दिलचस्प सवाल है कि आज जब हम लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो हम सब लोगों को भी बहुत सारे ऐसे उसमें लगता है कि राष्ट्रभाषा तो है नहीं, इसको राजभाषा ही शब्द रहने दें। मुझे ध्यान है कि पिछले 14 सितंबर को जो माननीय गृह मंत्री जी का जो भाषण था, उस समय भी मैं उस भाषण के ड्राफ्ट में जुड़ा हुआ था, तो मैं देख रहा था कि राष्ट्रभाषा का प्रयोग और राजभाषा का प्रयोग, इसके ऊपर उस समय में काफी चर्चा हुई थी कि किस तरह का उसमें प्रयोग होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है जब द्विवेदी जी ने बार बार राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों का प्रयोग किया, तो वो इस बात से अवगत ना हो कि राष्ट्रभाषा का क्या अर्थ होता है, ये संभव नहीं, परंतु उस समय इसका अर्थ यह है कि राजभाषा को ही राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया था, और उनके सारे पत्राचार में और बातचीत में, भाषणों में, वक्तव्यों में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में ही आए। ये जो डिमार्केशन है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा ही है, मुझे लगता है कि जैसे जैसे
स्थितियां और ज्यादा खुलती चली गई तो 70 के बाद हम लोग इसको फिर कि ये राष्ट्रभाषा नहीं है तो राजभाषा, जब हिंदी भाषी या हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों में विरोध हुआ और ये बात आई। दूसरी बात यह कि एक बड़ा दिलचस्प पत्र उनका मिलता है जो कि पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखा उन्होंने, और उसमें राजभाषा के सवाल की चर्चा की गई। और वो पत्र शायद उस समय उनकी जो चर्चा हुई थी इस संदर्भ में मौलाना आजाद से जो मिले थे, तो उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। तो वो पत्र बनारसी दास चतुर्वेदी जी बड़े, मुझे ऐसा लगता है कि निराश हो गए थे उस समय के शिक्षा मंत्री जी से मिलकर। उसके उत्तर में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि मौलाना साहब के साथ आपकी जो बातचीत हुई है उसके बारे में क्या कहूं। मौलाना साहब के प्रति श्रद्धा की मात्रा में कोई कमी थोड़े ही हुई है, परंतु इतना सच है कि लगभग 4 वर्ष बीत गए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का कार्य कुछ भी नहीं हुआ। क्रांति की भावना के जो पुरस्कर्ता थे वे आज इतना फूक फूक कर कदम रखते हैं कि देखने वाले को आश्चर्य होता है। मौलाना साहब तो हम लोगों के पिता तुल्य हैं, वे पंडित हैं, साहित्यिक हैं, मनस्वी हैं। वे निसंदेह देश को नई प्राण शक्ति से ऊर्जस्वित करने की क्षमता रखते हैं। हम लोगों को कष्ट तब होता है जब हम अपने मनस्वी नेता की तेजोदृप्त वाणी नहीं सुनते। सच मानिए उनके एक इशारे पर आज भी देश के युवक असाध्य साधन कर सकते हैं। क्यों नहीं वे ललकार कर कहते कि नौजवानों, आज भी देश की छाती पर विदेशी भाषा चढ़ी हुई है। उठो, अपनी भाषा को ऐसी शक्तिशाली बना दो कि वे इस भाषा को हटाकर अपना उचित स्थान अधिकार कर सके। मौलाना साहब यह कार्य कर सकते थे। वे ही दूसरे मिनिस्टरों का आदर्श बन सकते थे। जब वहां से निराशा होती है तो लोग झुंझला उठते हैं। बस बात इतनी सी है। सरकारी नौकरी से कुछ हो सकेगा ऐसी आशा मुझे नहीं। मुझे लगता है कि बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने उनको कहा होगा कि आप दिल्ली आए और आप सरकार में भागीदारी करें, तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि सरकारी नौकरी से कुछ हो सकेगा ऐसी आशा मुझे नहीं है। वहां का वातावरण जब मौलाना साहब को ही पंगु बना देता है तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। आप कहते हैं कि मैं वहां उनकी मदद के लिए जाऊं। मैं कहता हूं कि उनसे प्रार्थना कीजिए कि उस वातावरण से निकलकर साहित्यिक जगत के युवकों के बीच आए और उन्हें आशा और विश्वास का संदेश दें। उनके एक इंगित पर 10 कोश और 100 व्याकरण लिखे जा सकते हैं। मैं सत्य कहता हूं कि पैसे के बल पर यह काम नहीं होगा। यदि कभी अवसर मिले तो मौलाना साहब से नम्रता पूर्वक निवेदन कर दें कि हमें नेतृत्व चाहिए। अविश्वासियों से कोई काम नहीं होता, और मौलाना जिन लोगों से घिरे हैं उनमें से अधिकांश सोच ही नहीं सकते कि अंग्रेजी के बिना कैसे काम चलेगा। अंग्रेजी इस देश की छाती पर अधिक दिन तक चढ़ी नहीं रह सकती। उसे हटना है और वह हट कर रहेगी। बात देर सवेर की है। दिल्ली का वातावरण देशी भाषा के अनुकूल नहीं जान पड़ता, परंतु वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, विदेशी भाषा अधिक दिन नहीं चल सकती। वह आकाश बेल की भांति है, सुनहरी, समृद्ध, चिकनी, पर समूचे पेड़ को खा जाने वाली। उसकी जड़ जमीन में नहीं है, पर जमीन में जड़ फैला सकने वालों का सारा प्राण रस वह खींच लेती है। अगर आप चाहते हैं कि इस देश की भाषाएं पनपें तो इसे समाप्त कर ही देना होगा। मेरा मतलब इसके आधिपत्य की समाप्ति से। तो ये पत्र जो राजभाषा के संबंध में उस समय की जो सरकार की स्थिति है और जो उनका चिंतन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, उसका एक प्रमाण, उसका एक इशारा हमको देता है। अब मैं बढ़ रहा हूं इस वक्तव्य की समाप्ति की तरफ और 2-3 बिंदु और महत्वपूर्ण जो है उनको रखता हूं। वो एक तो ये है कि हमारे विदेशी बहुत सारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो विश्व भाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति हो या वो आपके विचार में होगा कि उसके बारे में द्विवेदी जी की क्या सोच थी। मैंने एक पत्र पढ़ा उनका जो उन्होंने शंकर दयाल सिंह जी को लिखा था, जो संसद सदस्य थे, और उस पत्र में उन्होंने ये जानकारी दी कि जब वो मॉरिशस गए थे और मॉरिशस के दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में, तो वहां से आने के बाद उन्होंने वो पत्र लिखा। उसमें 2-3 बिंदु जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं जो उन्होंने लिखे। उसमें एक बात तो वो ये कह रहे हैं कि मैं था मॉरिशस में, लेकिन मेरे दिमाग में कोलंबो घूमता। अभी कोलंबो क्या था? कोलंबो में उस समय में गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ और उन्होंने लिखा उस पत्र में कि मैं नहीं जानता कि मेरे अलावा भी कोई किसी के दिमाग में कोलंबो घूम रहा है। तो उसका कारण यह है कि कोलंबो में जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें उनकी कल्पना में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कल्पना में, जो ऐसे देश हैं, जो छोटे देश हैं, जिनकी आवाज नहीं है,
जिनकी जनता गरीब है, अशिक्षित है, जहां पर भुखमरी है, ऐसे देशों की आवाज जो है वो भारत की भाषा यानी कि हिंदी बन सकती है। उनके मन में ये संकल्प, ये विचार, ये प्रस्ताव गूंज रहा था। तो इसलिए मॉरिशस के सम्मेलन में उनको जो सामने हो रहा है वो नहीं दिख रहा था, बल्कि कोलंबो दिख रहा था। और वो इस बात की कल्पना कर रहे थे कि काश ऐसा हो कि जितने भी ऐसे दबे हुए देश हैं, जितने भी ऐसे छोटे देश हैं, जितने भी जिन देशों की आवाज नहीं है, उन देशों की आवाज बने। तो कुल मिलाकर विश्व भाषा बनने के बारे में एक आयाम ये था जो उनके ध्यान में था। दूसरा ये था कि वहां पर जो लोग बोल रहे थे, उन लोगों को, उनको ऐसा लग रहा था कि ये 5 जनों में बोल रहे हैं या 20 जनों में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि विश्व भाषा के रूप में जैसे हिंदी की प्रस्तुति होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और तीसरा उनको आयाम ये लगा कि हिंदी की अगर नींव मजबूत होगी घर में, तभी हिंदी की नींव बाहर मजबूत होगी। अंत में एक बिंदु में एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कोई हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाता, या वो बने होते, या कोई केंद्रीय हिंदी संस्थान का अध्यक्ष बनते, तो वो क्या करते? तो उनका एक पत्र है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि उनके दिमाग में क्या बात है। और वो, अब मैं विस्तार में जाने के बजाय 3 बातें उन्होंने, 3 बिंदु कहे, और उसमें तीसरा बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण। पहला बिंदु तो यह है कि मौलिक विचार की पुस्तकें, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें जिसमें साहित्य नहीं, वो लिखवाई जाती। दूसरा ये है कि जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं उनका अनुवाद किया जाता। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर का भी उनके ऊपर प्रभाव परिलक्षित होता है, वो ये चाहते थे कि अभी तक हमारे देश का इतिहास, हमारे देश का समाज विज्ञान, हमारे देश का भूगोल, ये विदेशियों ने लिखा है। हमको अपनी भाषाओं में जहां भी, जो जिस भी जिले में है, जो जिस भी स्थान पर है, उसको वहां का इतिहास, वहां का भूगोल, वहां का समाजशास्त्र, ये लिखने की अपनी भाषाओं में हम लोगों को उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। और ये विचार मैं समझता हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ से उनको मिला था। तो मैं समझता हूं कि द्विवेदी जी ने जो भाषा के संबंध में हमको करना चाहिए, उसके कुछ सूत्र उनकी इस बात में मिलते हैं। और अंततः जो कुछ बड़े प्रमुख सूत्र जो उनकी बात से आए, उनको रेखांकित कर सूत्रों के रूप में कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। वो ये है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा के साथ साथ एक प्रादेशिक भाषा भी। दूसरा ये कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि ये जो हिंदी का जो अभियान है, ये भारतीयकरण का अभियान, ये पूरे भारत की जिस हम सांस्कृतिक चेतना जो है उसको जगाने का अभियान है, ये भारतीयकरण का अभियान। और तीसरा ये कि जैसे मैंने कहा कि भाषा तो बहता नहीं है, जो हमारी जो चल रही भाषाएं हैं उनको जोड़ना चाहिए। और तो इस तरह के कुछ सूत्र उनके भाषा चिंतन में दिखाई देते हैं। और मैं समझता हूं कि हमने सब भाषाओं के साथ जो उनके संबंध है, जो उनकी मूल दृष्टि है, जो उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, जो राजभाषा के रूप में उनके चिंतन का आधार है, जो विश्व भाषा के रूप में उनके चिंतन का आधार है, वो सब इसमें से मिलता है। उनको जानना और समझना तो वास्तव में एक समुद्र में से मोती ढूंढने वाली बात है, और वो समुद्र अथाह है। उनके साहित्य की आलोचना करना, उनको समझना वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है। परंतु जो बिंदु एक भाषा कार्यकर्ता के रूप में मुझे ध्यान में आए, वो मैंने आप सबसे साझा किए। मैं पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का, आदरणीय राम बहादुर राय जी का, और सच्चिदानंद जोशी जी का। राय साहब के साथ तो हमने भाषा आंदोलन में भी काम किया है, और समस्त दर्शकों का जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुवर। आज आपने जितने रोचक और प्रेरणा रूप संस्मरण हमसे साझा किए, उसके लिए पुनः आभार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तिगत पुस्तकों का संग्रह हमारे संदर्भ पुस्तकालय में रखा है। आप सभी सुधी जन को अवलोकन और शोध करने के लिए मैं आमंत्रण देती हूँ, और ये मानती हूँ कि साहित्य संस्कारों को ही नहीं, भाषा को भी परिष्कृत करता है। आज के इस व्याख्यान की अध्यक्षता करने वाला व्यक्तित्व मेरे परिचय पर आश्रित नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री राम बहादुर राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने प्रेरणा रूप में हम सब के लिए विस्तृत क्षितिज के द्वार खोल दिए हैं। आपको आज इस अवसर पर शब्दार्थ में भावानुभूति से विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करती हूँ। गुरुवर श्री राम बहादुर राय जी। इस स्मारक व्याख्यान के में डॉक्टर अनिल जोशी जी ने बहुत
रिसर्च का किया हुआ और जो बातें बताई उससे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमारी समझ बढ़ी है और जिन लोगों ने भी सुना उनकी भी समझ बढ़ी होगी, उत्सुकता भी बढ़ी होगी और इससे वे इंदिरा गांधी कला केंद्र में जो द्विवेदी जी की 12,000 से ज्यादा उनके पुस्तकें या ग्रंथ हैं, लिखा गया हो सकता है कि वो आए, देखें, पढ़ें। मैंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देखा और उनके संरक्षण में हमने कुछ समय बिताया, तो इसलिए साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी से ज्यादा हमने एक गार्जियन, हम लोगों के गार्जियन के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमने देखा और वही कुछ संस्मरण हमारे मन में आज भी बिल्कुल याद बने रहते हैं। उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन दो एक बातें जो मैंने हजारी जी के बारे में सुना है या पढ़ा है तो मैं कहना चाहूंगा कि हजारी जी अगर होते तो 114वें साल में प्रवेश करते। 113 साल पहले उनका उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दुबे छपरा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और पढ़ाई लिखाई उनकी ज्योतिष की थी और संस्कृत की थी। लेकिन जब 1930 में वे शांति निकेतन गए आशा कार्यक्रम के निमंत्रण पर, वहाँ 18 साल हो गए थे और वहाँ वो रम गए थे और वहीं उन्हें संस्कृत और ज्योतिष से हिंदी का साहित्यकार बनाने में बनारसी दास चतुर्वेदी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बनारसी दास चतुर्वेदी उन दिनों कलकत्ता में होते थे और विशाल भारत नाम की पत्रिका निकालते थे। जैसा अनिल जोशी जी ने बनारसी दास चतुर्वेदी से उनके कुछ पत्रों का उल्लेख किया, परंतु एक पत्र जो दरअसल मेरी समझ से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि हजारी जी को जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में निमंत्रण मिला तो वे दुविधा में थे। यानी बनारस से जब शांति निकेतन गए थे तब बनारस छूटने का उनके मन में दर्द था, लेकिन जब वहां शांति निकेतन के कार्य में रम गए तो उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निमंत्रण ठुकरा दिया और बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखा कि मैं जो यहाँ काम कर रहा हूँ उसमें ही मुझे बहुत संतोष है, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। लेकिन दूसरी बार यानी 1950 में पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र गोविंद मालवीय, चौथे पुत्र गोविंद मालवीय ने जब उनको निमंत्रण दिया तो उसको वो ठुकरा नहीं सके, गए। और हम लोग जब पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख सके तो वो समय था जब चंडीगढ़ से वे वापस आए और मैंने कई जगह ये वर्णन सुना है कि वो किसी विभाग के निदेशक होकर के आए। मुझे जहां तक याद है वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर होकर के आए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तब रेक्टर का एक नया पद बना था, उसके वो रेक्टर होकर के आए। मालवीय भवन के ठीक सामने उनका निवास होता था। हम लोग उनको अपना गार्जियन मानते थे। उन दिनों मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हर रविवार को किसी न किसी बड़े विद्वान का या बड़े राजनेता का व्याख्यान कराता था और उस व्याख्यान की शुरुआत मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से करवाई। तो हर रविवार को या हर 15 दिन पर जब मैं वो व्याख्यान का आयोजन होता था तो मैं पंडित जी के पास जाता था और कहता था कि आज कल आने वाले कल को इनका व्याख्यान है, विषय ये है। तो वो सुन लेते थे और कहते थे कि ठीक है तुम जाओ। एक बार मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को निमंत्रण दिया और वाजपेयी जी ने हाँ कर दिया। तो वाजपेयी जी आए और जब उनके 10
10-15 दिन पहले मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास गया और बताया कि वाजपेयी जी आ रहे हैं, तो एकदम उनका रुख बदला हुआ था। उन्होंने कहा कि देखो, इस ये व्याख्यान सभागार में नहीं होगा, ये आर्ट्स फैकल्टी के परिसर में होगा, मंच कहाँ बनेगा ये मैं बताऊंगा, और उसकी अध्यक्षता और कोई नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी करेंगे। अब आप समझिए कि दोनों की जो जुगलबंदी थी विद्वानों की, वो अद्भुत थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उस अवसर को, जो जिन लोगों ने भी सुना है, वो उनके जीवन की। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी 68 के होते होते अनुभव करने लगे कि अब पढ़ना लिखना या साहित्य सेवा ये सब जितना होना था वो हो गया। मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने शिवमंगल सिंह सुमन को एक पत्र लिखा, पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया, यह ऐसी ही थी उनकी भाषा। पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया, अब क्या करना बाकी, व्योम केस दरवेश चलो, अब गंगा के तट एकाकी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जब पैदा हुए थे और जो बचपन में उनके पिता ने उनका नाम रखा था बैजनाथ, लेकिन उनके पिता को मुकदमा लड़ना था और मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं था। अचानक कहीं से उनको 1000 रुपया मिल गया, तो उनके पिता ने कहा कि इस लड़के के कारण मिला है, इसलिए उनका नाम हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बैजनाथ और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उनके पिता का दिया हुआ नाम था। इस शास्त्री स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना नाम रखा, और इसलिए जब उनकी जीवनी आई तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने व्योमकेश दरवेश उसका शीर्षक रखा। सचमुच हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मैं जब देखता था तो मुझे लगता था कि अगर कोई भारतीय विद्वान पैसा होना चाहिए तो हजारी जी। एक प्रसंग सुना करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे बने, किनके प्रभाव में बने, यह हम जाने। स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और CF एंड्रूज, ये 4 महापुरुषों का उन पर प्रभाव था। और जो प्रसंग मैं बताना चाहता हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब तक मालवीय जी जीवित थे, रोज शाम को निकलते थे अपने मालवीय भवन से, जो उस समय मालवीय भवन शायद नहीं था, उस समय मालवीय जी का वो निवास था। निकलते थे और विश्वविद्यालय पूरा घूमते। ठीक उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जब रेक्टर थे तो शाम को 7 बजे के आसपास रेक्टर के निवास से गाड़ी निकलती थी और हजारी प्रसाद जी पूरे विश्वविद्यालय में जो हॉस्टल वाली सड़क है, चौड़ी सड़क, उस पर घूमते हुए और फिर अपने निवास पर आ जाते थे। होली के दिनों में एक दिन हमने देखा कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं और 2 छात्रावासों के बीच में आकर के खड़े हो गए। होली के दिनों में वहां 2 छात्रावास हैं, बिरला और ब्रोचा। इन छात्रावासों के छात्र पूरब की होली में जो गाली गलौज होती है तो उसकी प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन कितनी अधिक सामने वाले को गाली दे। पंडित जी बीच में आकर खड़े हो गए, कोई दूसरा वाइस चांसलर इसकी हिम्मत भी नहीं कर सकता। और जब वो खड़े हो गए और हमने देखा, मैं उस समय बिरला में रहता था, तो उतर करके हम सब लोग धीरे धीरे उनके पैरों के पास, उनके पास पहुंचे और इस तरह से जो गाली गलौज का वातावरण था अब वो सभा में परिवर्तित हो गया। और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, ऋतु में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन पर लंबा बोले और जिन लोगों ने वो सुना उन सचमुच हम आज भी याद करते हैं कि वे न केवल विद्वान थे बल्कि निर्भय प्राणी भी थे। इसलिए छात्रों के उस माहौल में भी
वो उनके बीच में जा सकते थे। ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम यहाँ स्मरण कर रहे हैं और उनसे कुछ सीख सकें तो हमारा भाग्य होगा। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आभार गुरुवर। अनवरत संघर्ष एवं समर्पण की कार्य कुशलता के लिए अतिरेक हर्ष सहित पुनः आभार। आप जैसे सुसंस्कृत व्यक्तियों की उपस्थिति प्रमाणित करती है कि हमारे समाज की आधारशिला संस्कृति एवं कल्याणमयी सुकोमल भावनाओं से ही पोषित है और इसी श्रेणी में एक शिक्षाविद की भूमिका अमूल्य होती है। आप सुधी जनों के विचारों को सुनने के बाद अब मैं कला निधि विभाग के कर्मठ विचारशील अध्यक्ष डीन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी को आज इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करने जा रही हूँ। आप वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कला निधि विभाग के अध्यक्ष निदेशक तथा डीन पद को सुशोभित कर रहे हैं। अक्टूबर 2011 से 2018 जनवरी तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। यह एक शोधार्थी होने के साथ साथ 14 पुरस्कारों से सम्मानित एवं अलंकृत है। यह पहले भारतीय है जिनको यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय समिति के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में मनोनीत किया गया है। इसके साथ साथ आप कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सक्रिय सदस्य भी हैं। रमेश चंद्र गौर। थैंक यू अतीक। नमस्कार। 22वें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मारक व्याख्यान में सभी अतिथिगणों का मेरा प्रणाम एंड सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत। ये मेरा सौभाग्य है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान में मुझे सभी को धन्यवाद प्रस्ताव करने का अवसर मिला है। गत वर्षों से हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मारक व्याख्यान का आयोजन करते जा रहे हैं। उस श्रेणी में ये 22वां हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मारक व्याख्यान का आज हमने आयोजित किया। तो सर्वप्रथम मैं हमारे संस्था के सदस्य सचिव डॉक्टर सज्जदानंद जोशी जी को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने आज सभी का स्वागत किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में इस प्रोग्राम की हमने रूपरेखा तैयार की। थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल वेलकम एड्रेस। मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ और बहुत कृतज्ञ हूँ हमारे आज के व्याख्यान देने वाले प्रवक्ता श्री डॉक्टर अनिल शर्मा जोशी जी का। आपका व्याख्यान एक बहुत ही नया दृष्टिकोण लेकर आया। हम वर्षों से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बहुत सारी बातें सुनते रहे हैं, लेकिन आपने भाषा चिंता को लेके जो अपने विचार रखे वो बहुत ही नयापन लिए हुए थे। खासकर आपने जो हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के बारे में जो जानकारी दी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस व्याख्यान जिसको सभी ने सुना है और फेसबुक लाइव में भी टेलीकास्ट हुआ है और बाद में हम इसको प्रकाशित भी करना चाहेंगे। दुनिया में सभी जो भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य हैं या जो शोधार्थी हैं उन तक पहुंचेगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा निवेदन स्वीकार करने के लिए और आज की इस व्याख्यान की शोभा बढ़ाने के लिए हम बहुत ही आपके धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मार्गदर्शक और हमारी संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री राम बहादुर राय जी को, जो हमेशा हमें उत्साहित करते हैं और उनके संस्मरण तो बहुत ही अविस्मरणीय है। जो जिस तरीके से उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अपने संस्मरण हमारे साथ शेयर किए वो कहीं किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, कहीं किसी की कहीं पर नहीं मिलेंगे। वो आप ही हमें दे सकते हैं और आपने जिस तरीके से वो सब उनकी एक नई बिंदुओं पर प्रकाश डाला वो बहुत ही हमारे लिए हम सौभाग्यशाली हैं उसके लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको हमेशा आपके मार्गदर्शन में इसी तरीके से अन्य कार्यकलाप करते रहेंगे। जैसा कि मेरी साथी यति शर्मा जो कि इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोतागण को मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि कलानिधि हमारा जो पुस्तकालय है जिसमें कि हमारे पास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही नहीं करीब 24 पर्सनल कलेक्शंस हैं, पर्सनल लाइब्रेरीज हैं, जिसमें कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जिनका की एक स्मारक व्याख्यान अगले हफ्ते 27 तारीख को होने जा रहा है और हमारे अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेंगे। आप उसको भी जरूर सुनिए। और उसके अलावा डॉक्टर कपिला बादशाह, प्रोफेसर नामवर सिंह, श्याम बेनगल,
ठाकुर जयदेव सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हमारी पर्सनल लाइब्रेरी को सुपुर्द किए हुए हैं। हमारा पुस्तकालय आम पब्लिक के लिए खुला हुआ है, आप आएँ और उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास भंडार है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का हमारे पास भंडार है, कल्चरल रिसोर्सेज़ का। तो एक कला निधि विभाग जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक राष्ट्रीय धरोहर है, तो आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। और मैं अभी सभी अपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया इस प्रोग्राम को जॉइन करके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अतिथिगणों का बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार।